और उनके संकल्प को मजबूत करें, जो संकल्प उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से अपने प्रदेश के किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए लिया है और हम सबको वो संकल्प दिया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर जी हम सब के बीच यहाँ पर लेकर जुड़े हैं और यहाँ आकर आप सब की बात को सुनने के लिए, अपनी बात आपको पहुँचाने के लिए और कृषि और किसानों के परिणाम को लेकर जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे धरातल पर किस तरह हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं दिशा में, उसी संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सब ये जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में संभावनाएं तो बहुत हैं पर बाधाएं भी बहुत हैं और हैं। हमें दूसरी फसलों के अंदर ज्यादा मुनाफा दिखेगा। आज हॉर्टिकल्चर प्रदेश में 7% के आसपास है, 7.5 होगी, मेरा आंकड़ा बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं 2023 तक 30% ले जाएंगे, 60% ले जाएंगे। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने भी देखा है, हमारे मुख्यमंत्री ने देखा है, हमारे डीजी हॉर्टिकल्चर साहब जो काफी व्यापारी मुनाफे के लिए काम करता है, किसान की तरह चैरिटी के लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम नहीं करता। पहले कंपनी के लिए काम करेगा, वो उसका मैनेजर कंपनी के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। किसान देश के लिए काम कर रहा है, मैंने सरप्लस कर दिया देश। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कहता हूं, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। जब माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, जब लाला खूबी नू कह रहा है अगर मंगू ने 500 देने, मेरे मंगू भी कह रहा 500 देने मना है, फिर खत्म है कि जवाब वही बसाइन करने में क्या दिक्कत है? जब दोनों पार्टी मान रही है कि हमें 500 देने, किसान भी कह रहा 500 देने मना है, लाला भी कह रहा 500 लेने, फिर जब लेन देन पर दोनों सहमत हैं, इसको मूछ की लड़ाई ना बना जाए। माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी निवेदन किया जाए, हाथ जोड़ प्रार्थना आपसे, आप हमारे प्रदेश के नुमाइंदे हो, हमारे देवता समान हो हमारे लिए, और आपकी ईमानदारी पर और मंत्री जी की निष्ठा पर किसी को कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बच्चे आपके, इनके मन में संशय है, संशय ये पक्की संशय है, ये झूठी संशय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट कभी किसी के देश की भलाई के काम करता, पहले कंपनी फिर देश, किसान के लिए पहले देश फिर अपना। धन्यवाद जी। से जरूर बननी चाहिए। समय निकाल कर विजय सरदाना साहब यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर दीपी मलिक साहब से गुजारिश करूंगा, जो कि प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्री इकोनॉमिक्स हिसार में, उनका भी बहुत बहुत आभार और तालियां उनके लिए भी आभार के रूप में आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। डॉक्टर के कुंडू साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उनका आभार। और पुनीत सिंह थिंद बहुत ही एक एमई है जो कृषि क्षेत्र में बहुत सुंदर और बहुत उपलब्धियों भरा काम कर रहे हैं, तो आपकी तालियां इन सबके लिए शुभकामनाओं के रूप में। और अब ये समय है जब मैं माननीय के साथ उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। इंद्र से हमारे माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी, उनका भी हम अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सुमेधा जी से निवेदन करूँगा, सुमेधा कटारिया जी, मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मुआयन, और माननीय विधायक महोदय को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। उनका आभार आपकी कैपिटल धन के साथ हम करना चाहते हैं। इसी जिले के इंद्री विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, कृषि विभाग के सचिव हमारे श्री देवेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर श्री विजय दहिया जी, अन्य सभी बंधुगण, मीडिया के सभी हमारे साथी, आज का विषय, आज की चर्चा, वास्तव में बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था कि एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि किसान की आय किस प्रकार से डेवलप हो। कृषि और किसान विषय बहुत बड़ा है, बहुत चर्चाएं इस पर हो सकती हैं, लंबा मंथन हो सकता है, लेकिन आज की इस चर्चा में केवल 2 ही विषय तय करके बातचीत के लिए हम लोगों ने जो बातचीत की है कि उसमें जो 3 किसान के जो बिल बने हैं, जिसके ऊपर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी शंकाएं पैदा की जा सकती हैं, आखिर किसान को आगे बढ़ाने में, किसान की आय दोगुनी करने में, और कृषि को जैसा कहा जाता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से कोई भी इसका दर्जा आगे बढ़ाया जाए, कृषि का
एक खेती के नाते से जो एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए 3 पहले अध्यादेश थे, अब कानून बन गए, इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा की जाए। और इसी में दूसरा विषय था कि हमारे प्रगतिशील किसान आज क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा भी कोई दायित्व इस किसान की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम अपना भी कोई दायित्व तय कर सकते हैं क्या। इन दोनों विषयों पर चर्चा में आप लोगों में से भी कुछ प्रतिनिधि आए, 5-6 लोग, उन्होंने भी अपना विषय रखा, और तीनों जो हमारे ये बिल हैं इनके ऊपर भी चर्चा हो गई। पैनलिस्ट ने विषय रखे, हमारे देवेंद्र सिंह जी जो सचिव भूमिका में अपनी बात रखी, सुमिता कारिया जी ने बिलों पर बात रखी। मुझे लगता है विषय काफी आ गए हैं। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में आंदोलन किया था, अंग्रेजों का राज था, पता होगा क्यों किया था, किसी को है पता? नहीं। अंग्रेज सरकार ने एक फरमान निकाला उस इलाके में कि इस इलाके की इतनी भूमि, इसके ऊपर आप नील की खेती करोगे और कुछ नहीं करोगे, इंडिगो। और नील की खेती क्यों? उससे रंग बनता है, जैसे नील होता है, ये उसी में से निकलता है, और इसका विदेशों में, दुनिया में इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया। सस्ते दामों से, या उस समय तो किसान जो है वो लगान के रूप में थोड़ा बहुत अपने पास बचता होगा, बाकी सारे सरकार ने लेती थी, तो इंडिगो सरकार पैदा कराती थी और उसका बड़े भाव से सरकार जो है बाहर भेजती थी अपने फायदे के। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 1916-17 में, तो आते जब उनको ये पता लगा कि अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया है, उन्होंने चंपारण में जाकर के अपने अरेस्ट दिए, मुकदमे झेले, वहीं रहने लगे, लोगों को जागृत किया। अब बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कि हमको ये मंजूर नहीं है, किसान जो चाहेगा सो बोएगा। अब उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्षद सफलता मिली कि कुछ हिस्से में इंडिगो बोलो, कुछ हिस्से में बाकी चीजें बोलो, एक ऐसा उसको एक अर्ध सफल अपने फैक्ट्री में बुला ले, कहीं मिल में बुला ले, कहीं बुला ले, ज्यादा भाव मिलना चाहिए। अगर एमएसपी से ऊपर मिलता तो वहां बेचो, उससे कम अगर हो जाए तो दौड़ करके मंडी में आ जाओ, हम खरीदेंगे हमारे घर। बाहर के लिए क्यों हम कानून बनाए? बाहर हम कहते हैं उससे ऊपर नहीं चलो, मैं तो जबरदस्ती थोड़ा ही ले रहा आपका प्राइवेट आदमी। पहले आपके लिए बेचने के लिए 1 दुकान थी, अब बेचने के लिए 2 दुकानें हैं, तो हमने छूट दी है ना, कुछ रोका तो नहीं है। तो जो सिस्टम पहले चल रहे थे उसमें से कुछ भी कम नहीं किया है, बल्कि एक्स्ट्रा आजादी दे दी किसानों को कि अब कहीं भी बेचे। पहले आज तक 100 साल की लड़ाई हमारी ये चलती रही कि वो कुछ भी बोए, ये आजादी उसको मिली नहीं थी, अब आके धीरे धीरे मिली। अब आजादी की लड़ाई ये थी कि वो कहीं भी बेचे। इस कानून बनने से पहले हमारा जो मार्केटिंग बोर्ड था ना, बैठिए सुमिता कटारी, अगर कोई बाहर बेच भी देता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। हाँ, वो 4% अगर टैक्स दे देता है मंडी का तो फिर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अगर बाहर बिकता था, अगर मान लो बासमती भी बाहर लोग खरीद लेते थे तो 4% देते तो नहीं थे, देते क्या? अगर बाहर बासमती बिकती थी, बासमती की तो एमएसपी है नहीं, बाहर जो बिकती थी एक्सपोर्टर लेता था, मंडी में नहीं आता था, तो 4% देता था क्या? नहीं देता था ना। लेकिन कानून यह है कि उसे लिया जा सकता था। अब वो कानून है कि अब बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अब जो मंडी है, जो मार्केट एरिया जो है, वो केवल मार्केट की चारदीवारी है, या जिसको घोषित करेंगे कि ये चारदीवारी आज से डीम्ड मार्केट है। ट्रेड एरिया सारा प्रदेश है। क्या ट्रेड एरिया कहते हैं? ट्रेड एरिया सारा प्रदेश है, कहीं ट्रेड करो, लेकिन मार्केट एरिया जो घोषित होगा सरकार द्वारा वही है। और ये जो चार्जेस लगेंगे
ये सिर्फ मार्केट एरिया में लगेंगे, बल्कि अब तो हमने नॉन एमएसपी आइटम्स पर ये 4% था 2+2 उसका 1% कर दिया, आधा प्लस आधा 3% खत्म कर दिया। हालांकि इस 3% खत्म करने में किसान को कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये पैसा किसान ने तो देना नहीं, ये 4% खरीदार देता था, या एफसीआई दे या सीसीआई दे या प्राइवेट खरीदार दे। अब उनका पैसा आता था, इसलिए हम काम अपना चलाते थे। ठीक कहा, सही अगर नुकसान है तो आप लोगों ने कहा कि वो मार्केट मंडी बोर्ड को है, मंडी बोर्ड की आमदनी इस बार वाली 300 करोड़ रुपए कम हो जाएगी, निश्चित कम होगी। अगर ज्यादा एमएसपी से ऊपर माल बाहर बिकने लग गया तो ये और कम होगी। हमने कहा कोई नहीं, उसको हम कहीं से भी लाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का वो विकास जो उस पैसे से होता है, लगभग 1600 करोड़ रुपया होता है, उस विकास में कमी नहीं आने देंगे। वो पैसा बजट में से लगाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। तो सरकार तो ये चीजें कर सकती है, किसी भी कीमत पर किसान को इसके लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होगा, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी एक उदाहरण और मैं देता हूं कि यानी छोटी बड़ी जोत, ये जो विषय आ रहा है, इसके आंकड़े जो अभी दिए गए हमारे विजय सदाना जी दिए, उन्होंने देश भर के आंकड़े दिए। मैं आपको हरियाणा के आंकड़े बता करके और एक पिछला संदर्भ बताऊंगा। कुछ इधर मीडिया के लोग बैठे शायद सब है, लगभग 40-50% ऐसे हैं जो 5 और 10 के 20-25%, जो 5 एकड़ से भी कम की खेती करते हैं, ऐसे ये गिने चुने हैं 10-15। ज्यादा जो थोड़ा करके देख लो, नहीं भी होगा तो अगले साल देखेंगे। छोटी ये आपकी फैमिली की तरह 4-5 भाई इकट्ठे होके तब 10 किले से ज्यादा आती है। चलो, मैं खेती तो करते हैं ना, हाँ, मालिक नहीं होंगे 10 के, हाँ ये यही है, खेती करते हैं। अब इसी में दूसरी बात, जो लोग अपनी फसलों को 100% मंडियों में बेचते हैं, और किसी जगह नहीं बेचते, सिर्फ मंडी में बेचते हैं, ना अपने वहां किसी और कंपनी को बेचते हैं, ना काउंटर बेचते हैं, और जो बिल्कुल मंडी में नहीं बेचते, अपनी बेचने की व्यवस्था बाकी जगह की हुई है, ऐसे कौन कौन है? ऐसे भी लगभग इतने ही लोग हैं। बाकी लोग हैं जो मंडी में बेचते हैं और जो अतिरिक्त उन्होंने व्यवस्था भी कर रखी है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अतिरिक्त व्यवस्था जैसे आज हम कर रहे हैं, ऐसे अतिरिक्त व्यवस्था तभी हम करते होंगे जब हम भाव ज्यादा मिलता है। मंडी में तो हम तब जाते हैं जब एमएसपी लेनी होती है। तो जैसे हमारा ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ऐसा ही हमको बाकी लोगों को बताना होगा कि मंडी की बजाय आप जो मार्केट की बाकी व्यवस्थाएं हैं उनको सबको अडॉप्ट करो, उसमें उसका लाभ होगा। अब है प्रगतिशील किसान। पहली बात है, इनकी कोई हमारे पास मान्यता प्राप्त सूची नहीं है। हमने विभाग को कहा है कि कुछ पैरामीटर तय करो और उन पैरामीटर पर अप्लाई करा दो कि कौन किसान अपने आप को प्रगतिशील मानता है, उन पैरामीटर पर कितना खरा उतरता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका एक मूल्यांकन कराओ, ताकि हमारे पास एक मान्यता प्राप्त यानी प्रगतिशील किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एक लिस्ट बन जाए। हम भी लोगों को बता सके ना कि हमारे इतने किसान जो हैं जरा किस ढंग से सारा काम करते हैं। दूसरा, जब ये लिस्ट बन जाए तो फिर प्रगतिशील किसान की संख्या कैसे बढ़े, या जो वर्तमान में प्रगतिशील किसान हैं वो और आगे अपने आप को कैसे बड़ी अचीवमेंट्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी। और वो पहली प्रतियोगिता वो है बड़े किसानों के लिए जो 10 एकड़ या इससे ऊपर की खेती करते हैं। बाकियों के लिए भी है, लेकिन पहले वो बता रहा हूं कि उसमें 3 तरह के प्राइज रखे जाए। प्राइज के नाम रखेंगे क्या होगा, लेकिन वो प्राइज जो प्रगतिशील किसानों में साल की दोनों फसलों का मूल्यांकन करने के बाद, उसके पैरामीटर होंगे, कमेटियां होंगी, जो अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं इस अवार्ड के लिए अप्लाई करता हूं, तो वो कमेटी जाके उसका सारा अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद फिर बैठ के प्रदेश में बैठ के तय करेंगे। एक पहला इनाम साल के बाद फर्स्ट प्राइज होगा 5 लाख रुपए का।
और इसके बाद उसी लिस्ट में से जो आगे नंबर 2, 3 पर आएंगे उनको मिलेगा सेकंड प्राइज, वो है 3 लाख रुपए का। यानी सेकंड प्राइज होगा नंबर 2 और 3 के लिए, और अगले 5 यानी 4, 5, 6, 7, 8 तक ये थर्ड प्राइज होगा, इनको मिलेगा 1 लाख रुपए। तो कुल किसान हैं जिन्होंने उपलब्धि अपने नाम की है, अच्छी लाभकारी खेती करके दिखाया है, वो किसान हमारे से मुख्यमंत्री जी से आमने सामने बात होगी और अपने विचार भी रखेंगे। और जो ये कृषि अधिनियम पे बवाल खड़ा कर रखे है, ये किसानों ने नहीं, ये कांग्रेस ने खड़ा कर रखा है। और बिचौलियों से मिलके जो सदियों से किसानों का शोषण करते आए, ब्याज बट्टे का काम करते आए, महीने का 2-2.5% का ब्याज लेते हैं, किसान कभी उनके चंगुल से निकल नहीं पाता, उनका बवाल है। जब इतनी बड़ी एक व्यवस्था बदलती है तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं से कुछ आदमी प्रभावित होंगे और वो बवाल करेंगे। लेकिन हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है, वो समझता है और किसी भी सूरत में ये राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के चंगुल में आने वाला नहीं है। सर, बात करते हुए सबसे पहला काम वो एक करें कि हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगे। राहुल गांधी या उनके परिवार ने ही किसानों की बदतर हालत की है, कांग्रेस के लिए जिम्मेवार है क्योंकि शासन उसी का रहा है। अगर आज किसान कमज़ोर है, किसान पिछड़ा हुआ है, किसान दिक्कत में है, तो उसके जिम्मेवार वो हैं। और जब एक हालात बदलने के लिए मोदी जी ने जो एक इतने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, तो जिसका किसान जो है स्वागत करते हैं, तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले हरियाणा की ज़मीन में आते ही किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो बिचौलियों का साथ देते रहे, किसानों का शोषण होता रहा, किसान की हालत बदतर होती रही, उसके लिए वो एक्सपाई यात्रा करें। सर, उसमें गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिले के अंदर एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी एसीएस स्तर की लगाए हैं और कोई भी समस्या होगी मंडियों में जाएंगे। छोटी मोटी समस्याएं शुरू में आती हैं, लेकिन हर समस्या का हम समाधान करेंगे। किसान भाइयों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है और दाना दाना आपकी फसल का खरीदेंगे। डायरेक्ट पैसे मांगोगे तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। और ये ज़रूर प्रार्थना है कि जो मॉइस्चर की कंडीशन है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक सुखा के फसल को लेके। सर, बात